नमस्कार साथियों आज हम प्रोस्टेट पे चर्चा करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में पाई जाने वाली ग्लैंड होती है और ये प्रॉब्लम तब करती है जब इसमें इनलार्जमेंट हो जाता है। ये सब जब बढ़ जाती है पुरुषों में प्रोस्टेट का बढ़ना एक आम समस्या है जो कि अक्सर 50 साल के बाद के पुरुषों में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या चीज़, इसका वृद्धि कैसे होती है और इसकी वृद्धि होने से हमें क्या नुकसान होता है, हमारे शरीर को क्या नुकसान होता है और उस समस्या से कैसे बचा जा सकता है या उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। हम इस बात पे इन कुछ चीज़ों पे आज हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो हमारे पुरुषों में पाई जाने वाली ऐसी ग्लैंड होती है जो कि हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स का एक पार्ट होती है। ये हमारे जो रेक्टम होता है और हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, इन दोनों के बीच में ये ग्लैंड पाई जाती है और ये यूरिथ्रा यानी पेशाब की नली को चारों ओर से कवर करके रखती है। इसका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, लगभग अखरोट के बराबर। और इस जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है इसके अंदर से एक स्राव होता है, एक लिक्विड निकलता है, एक फ्लूइड निकलता है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टैटिक फ्लूइड। ये हमारे स्पर्म को, हमारे शुक्राणुओं को ये नरिशमेंट प्रदान करता है, यानी कि उनको पोषण देता है। और हमारा जो एजुकेशन होता है उसमें भी प्रोस्टेट ग्लैंड का एक अहम रोल होता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है इसको डेवलपमेंट करने में या इसको पोषण जो मिलता है उसके लिए हमारे शरीर में एक सेक्सुअल हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये हमारे जो टेस्टिकल्स हैं और हमारा जो प्रोस्टेट है, इन दोनों को ये पोषण प्रोवाइड करता है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब जो टेस्टोस्टेरोन है इनका कन्वर्जन शुरू हो जाता है, किसमें? डीएचटी में। डीएचटी मतलब डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। तो साथ ही जो डीएचटी है वो प्रोस्टेट को बढ़ाने का एक अहम कारक है। डीएचटी अगर बॉडी में ज़्यादा होगा तो प्रोस्टेट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और होता क्या है कि हर साल मतलब प्रतिवर्ष जो टेस्टोस्टेरोन है वो 5 से 10% तक एक एंजाइम के द्वारा डीएचटी में बदल जाता है। तो 50 साल तक होते होते जो डीएचटी है, डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन है, इसकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। और चूँकि ये प्रोस्टेट को बढ़ाने में मदद करता है, यानी गदूद को बढ़ाने में मदद करता है, तो इनकी संख्या बढ़ने के साथ, इनकी मात्रा बढ़ने के साथ साथ प्रोस्टेट में भी इनलार्जमेंट होने लगता है, प्रोस्टेट भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। समस्या तब आती है जब भी प्रोस्टेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पेशाब की नली को दबाना शुरू कर देता है। क्योंकि पेशाब की नली यानी यूरेथ्रा इसके बीच से होकर गुजरती है, तो ये पेशाब की नली को दबाना शुरू कर देता है। और जब भी पेशाब की नली को दबाना शुरू करता है तो उससे क्या होता है कि पुरुषों में पेशाब आना बंद हो जाता है, या बहुत मुश्किल से आता है, या दर्द के साथ पेशाब आता है। शुरुआत में क्या होता है कि जो हमारी पेशाब की जो धार होती है आमतौर पे 2 फीट या उससे ज़्यादा जाती है, लेकिन जब प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है तो उससे क्या होता है कि वो जो यूरिथ्रा दब जाती है उससे उसकी धार भी कम होने लगती है, यानी वो पैरों के पास ही वो धार गिरने लगती है। इसके साथ और जो समस्याएं पैदा होती है उसमें रात में बहुमूत्रता हो जाती है, मतलब कि रात में कई बार पेशाब करने जाना पड़ता है। ड्रिबलिंग हो जाती है, यानी कि पेशाब बहुत बूंद बूंद करके आता है और पेशाब करने में दर्द होता है। तो साथ ही इन सब समस्याओं के साथ साथ जो पेशाब है जब बाहर प्रॉपर नहीं निकल पाता है तो ऐसा लगता है कि ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है। तो ये भी एक उलझन होती है कि ब्लैडर खाली नहीं होता है, और ब्लैडर में पेशाब जब भरा रहता है तो उससे क्या होता है कि वो जो उसके अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो पेशाब में टॉक्सिन्स होते हैं, वो उसकी वजह से यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जब ब्लैडर में यानी पेशाब की थैली में जब पेशाब लंबे समय तक भरा होता है तो उसकी जो उसमें क्रिस्टल्स होते हैं वो वहाँ पे पथरी का रूप ले लेते हैं, और वो क्रिस्टल जब पेशाब की नली से बाहर निकलते हैं तो वहाँ दीवारों पे खरोच करते हुए आते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग होने लगती है। तो कई बार पेशाब में ब्लीडिंग भी आने लगती है। साथियों,
जो ब्लैडर होता है उसके अंदर जो पेशाब होता है, जब वो बाहर नहीं निकल पाता तो क्या होता है कि वो पुश बैक करता है। तो पुश बैक करने से क्या होता है कि वो किडनी की तरफ जाता है, और जब ये टॉक्सिन्स वाला पेशाब किडनी की तरफ जाता है तो इससे हमारी किडनी डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सारी समस्याएं जो हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के इनलार्जमेंट की वजह से होती हैं। अब बात ये आती है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये जब बढ़ती है तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, और इसको जो पेशाब होता है, जो पेशाब के समय जो दर्द होता है, उससे कैसे निजात पाई जा सकती है अगर प्रोस्टेट किसी का बढ़ गया है तो। साथ ही जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो उसमें शुरुआत में जो मेडिसिन दी जाती हैं उसमें इस तरह की मेडिसिन दी जो प्रोस्टेट को थोड़ा सा रिड्यूस करे, कम करे। लेकिन अगर उससे असर नहीं मिलता होता है, उससे उसका असर अगर नहीं होता है तो फिर क्या करते हैं कि इसमें कुछ नॉन सर्जिकल, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट किया जाता है जो कि सर्जिकल नहीं होता है, जिसमें कि एक ट्यूना नामक ट्रीटमेंट होता है जिसका मतलब ट्रांसयूरेथ्रल निडल एब्लेशन। ये एक ट्रीटमेंट होता है जो कि नॉन सर्जिकल होता है। इसके अलावा ट्रांसयूरेथ्रल माइक्रोवेव थेरेपी होती है। और अगर इससे आराम नहीं मिलता है, ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं, तो उसके बाद नंबर आता है सर्जिकल ट्रीटमेंट का, जिसमें कि प्रोस्टेट की सर्जरी की जाती है। तो प्रोस्टेट की सर्जरी में प्रोस्टेट को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आप देखो इसमें कैसे प्रोस्टेट की सर्जरी करके निकाला गया है। अब बात आती है कि ये तो हो गया कि हम इस तरह से हम एक सर्जिकल ट्रीटमेंट के द्वारा या कुछ बेसिक ट्रीटमेंट के द्वारा प्रोस्टेट को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। लेकिन जहाँ तक आयुर्वेद का सवाल है, अगर आयुर्वेद में हम जाते हैं तो आयुर्वेद में प्रोस्टेट को कंट्रोल करने का, प्रोस्टेट से के इनलार्जमेंट को रोकने का एक बहुत सारे उपाय दिए गए हैं। इसमें हर्बल औषधियों का और आसनों का भी प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, आयुर्वेद में बहुत सारी हर्ब ऐसी हैं जो कि आपके BPH यानी बेनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को, हाइपरप्लासिया को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं। इसमें आपकी एक गोक्षरू का मुख्य काम होता है कि जो प्रोस्टेट है उसको, उसके साइज़ को नियंत्रित करना, उसके साइज़ को रिड्यूस करना और मूत्र को बढ़ावा देना, मतलब जो मूत्र है वो आपका आसानी से निकल जाए। इसके अलावा आपका वरुणा होती है, वरुणा भी आपके इसके इन्फ्लेमेशन को कम करती है प्रोस्टेट के, और पेशाब को निकलने में मदद करती है, जो दर्द होता है उसको रिड्यूस करने में मदद करती है। लेकिन वरुणा को अगर चंद्र प्रभावती के साथ लिया जाए तो इसका जो है असर दुगना हो जाता है। चंद्र प्रभावती भी आपके प्रोस्टेट को कंट्रोल करने में मदद करती है, लेकिन ये वरुणा के साथ ज़्यादा असरदार होती है। तो वरुणा और चंद्र प्रभावती ये दोनों ही आपके प्रोस्टेट पर काम करती हैं, प्रोस्टेट को कंट्रोल करने में मदद करती हैं, प्रोस्टेट के साइज को रिड्यूस करती हैं। इसी तरह से पुनर्नवा है और शतावरी है, ये भी आपके प्रोस्टेट को कंट्रोल करते हैं। अश्वगंधा बहुत काम करता है इसमें प्रोस्टेट पे। तो ये सभी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि प्रोस्टेट पे काम करती है, प्रोस्टेट को रिड्यूस करने में मदद करती है। पंचकर्मा, तो साथियों पंचकर्मा भी आयुर्वेद का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसमें कि हम अभ्यंगन, स्वेदन, कटिबस्ती, उत्तर बस्ती, इन ट्रीटमेंट के द्वारा पुरुषों में या जो भी बीमार है या जिसको भी BPH हुआ है, जिसका भी प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट है, उसको तरह तरह की थेरेपी देते हैं। जैसे कि अभ्यंगन में उसको हम ऑयलिंग करते हैं बॉडी में, और खासकर पेल्विक रीजन में। इसी तरह से माफ़ कीजिए, इसी तरह से आपका जो कटी बस्ती होती है, कटी मतलब कमर के रीजन में जो पेल्विक एरिया होता है, फ्रंट में और बैक में दोनों जगह पे वहाँ पे मालिश किया जाता है। मेडिसिन, जो हर्बल मेडिसिन है उनका उपयोग किया जाता है। कटी बस्ती, उत्तर बस्ती में एनस के जरिए बहुत सारी हर्बल मेडिसिन को अंदर भेजा जाता है, जो कि अंदर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में और प्रोस्टेट को रिड्यूस करने में मदद करती हैं। तो इस तरह से पंचकर्मा के द्वारा भी प्रोस्टेट को कंट्रोल करने, प्रोस्टेट के इन्लार्जमेंट को कंट्रोल करने में काफ़ी काम किया जाता है। इसमें साथियों एक जो आसन है हमारे योग में, हमारा जो आयुर्वेद है उसका एक अहम हिस्सा होता है आसन और योग। तो इसमें योगासन का भी काफ़ी अहम रोल है। योगासन के द्वारा भी हम इसमें इसको प्रोस्टेट को
प्रोस्टेट के इन्लार्जमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और खासकर अगर जैसे कोई यंग एज में है, उसको अगर ये आसन शुरुआत से ही करे तो उसको 50 के बाद भी प्रोस्टेट का इन्लार्जमेंट उसके शरीर में नहीं होता है। तो अगर शुरू से ही ये आसन किया जा रहा है तो इसके बड़े फ़ायदे हमारे शरीर में होते हैं। इसमें एक वीरासन होता है, आप ऊपर फोटो देखिए वीरासन में। वीरासन, इसके बाद धनुरासन होता है। धनुरासन के अलावा इसमें कोटबद्धासन होता है, और कोटबद्धासन के अलावा इसमें एक और आसन होता है, इसके हम बोलते हैं सुप्त पद्मांगुष्ठासन। इसका नाम थोड़ा सा अजीब सा है, सुप्त पद्मांगुष्ठासन। तो ये जो आसन होते हैं ये हमारे शरीर को पोषण, टॉक्सिन्स तो करते ही हैं, हमारे शरीर की टॉक्सिन्स को रिमूव तो करते हैं, साथ साथ ये पर्टिकुलरली ये प्रोस्टेट पे काम करते हैं। तो साथियों, आज मैंने बताया कि जो गदूद है यानी कि जो प्रोस्टेट है वो जब बढ़ता है तो उससे पुरुषों में कैसे समस्या पैदा होती है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन दिक्कतों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। आपको नॉन सर्जिकल माध्यम से भी, सर्जिकल माध्यम से भी, आयुर्वेद के माध्यम से भी, पंचकर्मा के माध्यम से भी, और आसन के भी माध्यम से। ये सभी चीज़ें आप अगर अपने दैनिक जीवन में अपनाते हैं, खासकर मैं आयुर्वेद की बात करूँगा और आसन की बात करूँगा, तो आपको शायद इस समस्या से दो चार ना होने पड़े। क्योंकि ये आसन जो है, ये जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है उसको डाई टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होने का जो गति है उसको कम कर देती है, और ये काफ़ी लंबे समय तक भी जो है ये समस्या नहीं होती है पुरुषों में। हालांकि आमतौर पर देखा गया है कि 50 वर्ष के बाद पुरुषों में ये समस्या आम होती है, और 80 से 85% तक के पुरुषों में समस्या आम पाई गई है। लेकिन अगर आप शुरू से ही जागरूक हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, आप आयुर्वेद को अपनाते हैं, आप आसनों को अपनाते हैं, योग को अपनाते हैं, हेल्दी लाइफ जीते हैं, तो आपको ये समस्या नहीं होगी। और एक और चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, वो आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें लाइफस्टाइल का भी बहुत अच्छा योगदान है। अगर आप उस लाइफस्टाइल को अपनाते हैं तो आप प्रोस्टेट को कंट्रोल करने में आपको मदद मिल सकती है। लाइफस्टाइल में क्या है कि जो कैफ़ीन है वो हमारे प्रोस्टेट को इलाज करने में मदद करती है। तो जो कैफ़ीन वाली जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो चाय हो या कॉफ़ी हो या कुछ और दूसरी चीज़ें भी जिनमें कैफ़ीन पाया जाता हो, उनको आप अवॉइड कीजिए। और रात को अगर आपको बहुमूत्रता है, मतलब प्रोस्टेट है, तो फिर आप रात को पानी की मात्रा कम कर लीजिए, और कैफ़ीन तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, चाय कॉफ़ी बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो इस तरह से आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। हेल्दी लाइफ जीने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। साथियों, आज मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।